हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एसएससी एग्जामिनेशंस। मैं हूं रोहित, आपकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी, और हम कर रहे हैं बच्चों हमारी लेक्चर सीरीज का अगला पार्ट जिसका नाम है इजी एक्सप्लेनर। और आज के इजी एक्सप्लेनर के अंदर हमारा टॉपिक है रुपी फॉल्स 28 पैसे टू क्लोज एट 96.53 एट यूएस डॉलर। मतलब कि डॉलर की तुलना के अंदर जो है रुपया कितने पैसे गिर गया है, 28 पैसे गिर गया है। मतलब कि अब क्या करना पड़ेगा, अब सर मुझे अगर $1 खरीदना है तो उसके लिए मुझे 28 पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि द रुपी डेप्रिशिएटेड बाय 28 पैसे। मतलब कि डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों कि रुपया डॉलर की तुलना में एक मिनट बच्चों। रुपया जो है, रुपी जो है किसकी, डॉलर की तुलना में कितना रुपए, कितने वैल्यू से नीचे गिर गया है, 28 पैसे से नीचे गिर गया है। ठीक है, मूल्यह्रास का मतलब यही होता है कि जब कोई एक करेंसी दूसरे देश की किसी करेंसी के मुकाबले कमजोर हो जाए। ठीक है, कमजोर हो जाने का मतलब है यहाँ पे कि पहले मान लीजिए ऐसा है कि अगर मुझे पहले अगर डॉलर खरीदना पड़ता था तो मान लीजिए ऐसा हुआ कि मुझे 96 रुपए खर्च करने पड़ते होते। ठीक है, अब क्या है, मतलब कि 96 रुपए जब मैं खर्च करूंगा तब मुझे $1 मिलेगा। अब क्या हो रहा था, अब अगर रुपया 28 पैसे गिर गया है या फिर मान लीजिए रुपया 53 पैसे गिर गया है तो मुझे अब 56.53 रुपए, यहाँ पे 56 रुपए 53 पैसे अधिक देने, तो मतलब मुझे 53 पैसे या फिर 28 पैसे क्या करने पड़ेंगे, अधिक देने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये चीज अपन ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये चीज कह रहा है, किस रीजन से कह रहा है कि सर अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, चलिए, कि सर सर्जिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, मतलब कि सर जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में वृद्धि होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चीजों में, ठीक है, यहाँ पे जो है रुपया यहाँ पे कमजोर हो चुका है। क्लियर हुआ बच्चों? देन अब इसके अलावा क्या बोल रहा है, हाई एंड, ठीक है, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आपको पता है अभी स्ट्रेट ऑफ, ठीक है, हॉर्मुज हो गया है, बाब अल मंदाब स्ट्रेट है। ठीक है, इसके अलावा रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यहाँ पे बाब अल मंदाब स्ट्रेट के अंदर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखोगे आपकी जो हाउतीज होते हैं, यमनी रिबेलियंस जो होते हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा जो आप देख सकते हो कि सर जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो लगभग 40, ठीक है, लगभग 40 या फिर एक 1/5 एनर्जी, ठीक है, जो ऊर्जा है उस पे पूरा का पूरा कंट्रोल उसी का है। तो सर वो तेल महंगा होने के कारण क्या हो रहा है बच्चों, एक आती है आपकी यूएस की, ठीक है, आप इसको बोलते हैं बच्चों पेट्रो डॉलर इक्वेशन। कि मतलब क्या होता है कि सर पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, अब तो लगभग ये डायमेंशन बदलता जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई भी कच्चा तेल खरीदता है, ठीक है, और कोई भी कच्चा तेल अगर बेचता है तो वो किस करेंसी के अवज में बेचता है, वो बेचता है बच्चों डॉलर की एवज में। इसलिए क्या कह सकते हैं कि सर डॉलर एक ऐसी करेंसी, ऐसी मुद्रा है जिसकी मांग हमेशा बरकरार रहेगी। तो क्या होता है बच्चों, देखो, मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई, ये दोनों ही काम करते हैं। अगर इंडिया को क्या हो रहा है, अब ज्यादा डॉलर, भाई जो डॉलर है, ठीक है, अभी आप देखोगे जो कच्चे तेल पर बैरल की कीमत आती है वो $100 पर बैरल, एक बैरल की कीमत $100 मार्क से भी क्या है, ऊपर जा चुकी है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर हमको तेल मंगाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अब ज्यादा पैसा खर्च करने की वजह से हमें ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे, और उसकी मांग बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, डॉलर महंगा होगा, और डॉलर जितना महंगा हो गया रुपया उतना ही नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेल की कीमतें, और भू राजनीतिक घटनाओं के अंदर अनसर्टेनिटी आने के कारण, अनिश्चितता होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो रुपया है वो अभी फर्दर और डेप्रिशिएट हो गया है। क्लियर है? देन यहां पे बोला है कि सर इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि दो केंद्रीय बैंकों के बीच में या फिर दो किसी बैंकों के बीच में, अगर जैसे दो अलग अलग देश के, उनके बीच में एक फॉरेन एक्सचेंज होता है, जितने उनको, जैसे किसी को रुपए की जरूरत है तो उस बैंक ने उसको रुपए दे दिया, और अगर मुझे डॉलर की जरूरत है तो मैंने उस बैंक से डॉलर ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये मार्केट खुला था कितना, 96.36 के आसपास जो है रेंज रहा है, जहां पे 96.25 से 90.7 के आसपास तक यहाँ पे डॉलर जो है क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। चलिए, अब इससे लिंक्ड और कौन कौन से आर्टिकल है, यहाँ देखिए आप, ठीक है, इकोनॉमी नेविगेटेड एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज वेल।
मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं, आरबीआई ने अपने बुलेटिन में जारी किया है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसने जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल किया है। क्योंकि क्या है सर, हमारा जो भारत जो देश है, भारत एक देश है जो किस तरह का देश है बच्चों, वो है आयातक देश। हम हैं इंपोर्टर कंट्रीज हैं। तो मतलब सर हमारे पास क्या रहता है, हर चीज की हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे जेम्स और ज्वेलरी हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बट जेम्स और ज्वेलरी हम मंगाते भी उतना ही है। सर कच्चा तेल हम निर्यात भी करते हैं, बट कच्चा तेल हम आयात भी करते हैं। इस चीज को पुनर्निर्यात कहते हैं। मतलब भारत के अंदर मांग बहुत रहती है, और उन मांग के अंदर सारी की सारी चीजें कहां से रहती हैं सर, वो जो चीजें रहती हैं जिनकी लागत आती है उसको कहते हैं सर हम, वो बाहर से आ रही है। अब बाहर से आ रही है मतलब मैं कहूंगा सर, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है एक चीज होती है हमारी, जिसको बोलते हैं बच्चों सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला। यही डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि सर कच्चे तेल की भी आपूर्ति श्रृंखला है, कोई भी सामान आता है जाता है, सबके ऊपर क्या लगती है सर, सीधी बात है सप्लाई चेन लग जाती है। वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के बावजूद भी आप देखोगे बच्चों यहाँ पे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई चेन का प्रेशर है, एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज है। मतलब कि सर बाहरी कारक बहुत है। बाहरी कारक क्या है हमारे पास बच्चों, बहुत है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी, इन सब चीजों के डिस्टरबेंस के बावजूद भी हमने जो है, हमारी जो डिमांड है वो क्या है, हेल्दी डिमांड कंडीशन है। भारत के अंदर जो मांग की स्थिति है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है हमारी मौद्रिक नीति एज वेल एज राजकोषीय नीति, फिस्कल एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी काफी इफेक्टिवली काम कर रही है। जिस वजह से क्या हो रहा है कि सर हमारे पास जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, वो काफी अच्छा डिमांड जनरेट करके दे रहा है, जिस वजह से हमारे पास ओवरऑल फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देख सकते हो आप, the global economy is dealing with uncertain economic environment, supply chain disruption and fragmented trading relationship। आपको पता है आजकल हर देश तो लड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ईरान, अर्मेनिया, रशिया, ठीक है, तो ये अपनी जगह, इनके इराक, इनका एक अलग नेक्सस बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसराइल और यूएस का अलग ब्लॉक बना हुआ है। यूके यहाँ पे बिल्कुल अलग हो रहा है। यूके के अंदर हिसाब क्या है, हर साल उनका पीएम चेंज हो रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान की तो आपको हालत पता, ऊपर तालिबान के अंदर रजीम चेंज है, म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप हो रखा है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ चाइना सी हमेशा विवाद का जगह बना रहता है। स्टेट ऑफ मलक्का हो गया है, स्टेट ऑफ मलक्का के अलावा बाब अल मंदाब है, बाब अल मंदाब के अलावा यहाँ पे आपको पता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। इस वजह से क्या है, पूरा विश्व के अंदर ही आपूर्ति श्रृंखला बिखरी हुई है। उसके बावजूद भी जो भारत है वो देश की सबसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अंदर बन के उभरा है। ये यहाँ पे कौन कह रहा है, हमारे आरबीआई का बुलेटिन कहता है। क्लियर है, लेकिन देखिए अब इसके अलावा आप देखो, बीपीसीएल पोस्ट 3962 करोड़ लॉस इन Q1 ऑन वॉर। मतलब कि क्या हो रहा है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे जो भारत पेट्रोलियम है, बीपी है, जिसके पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, उसका कितना लॉस हुआ है इस क्वार्टर के अंदर सर, इस क्वार्टर के अंदर उसका लॉस हुआ है 3962 करोड़ का, इतना लॉस हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, आप देखिए यहाँ पे कि सर एचपीसीएल को कितना नुकसान हो रहा है। एचपीसीएल को सर नुकसान हुआ है ओवरऑल, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बच्चों, हाँ, एचपीसीएल को यहाँ पे आप देखोगे तो नुकसान कितना हुआ है बच्चों, नुकसान हुआ है ओवरऑल 12,000, ठीक है, 225 करोड़ का। के किस वजह से सर, वेस्ट एशिया वॉर की वजह से। मतलब कि क्या हो रहा है सर, यहाँ पे भी जो हार्मूज जल डमरू मध्य है, मतलब कि आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हमको नुकसान देखने को मिल रहा है। जिसमें अगर आप देखोगे कि सर स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसको कितना नुकसान हुआ है, नेट लॉस हुआ है, शुद्ध जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है, 12,225 करोड़ का ऑन दी जून एंडेड क्वार्टर। मतलब कि जैसे हमारी जो है क्वार्टरली चलती है अर्थव्यवस्था। अब क्वार्टर के अंदर आपको ध्यान होगा 4 क्वार्टर होता है एक साल के अंदर। पहला क्वार्टर होता है हमारा कहां से कहां तक सर, पहला क्वार्टर होता है मेरा अप्रैल से जून तक, इसलिए क्या लिखा हुआ है Q1। ठीक है, दूसरा कब तक होता है सर, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, थर्ड क्वार्टर कौन सा होता है, सितंबर से, सॉरी अक्टूबर, जस्ट अ मिनट बच्चों। ठीक है, इसके अलावा कौन सा होता है सर मेरा, सर थर्ड आता है मेरा अक्टूबर से दिसंबर, और फोर्थ आता है मेरा जनवरी से मार्च। अब आप देखोगे हमारे लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टाइम पे दिवाली का सीजन आता है, तब हम बाकी सारी चीजें कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे यहाँ पे
हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो बच्चों या फिर यहाँ पे बीपीसीएल हो, दोनों की दोनों को हमको क्या देखने को मिल रहा है सर, सुपर लॉस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर प्रति बैरल जो है $100 का बेंचमार्क है वो क्रॉस हो चुका है। इस वजह से हमें क्या देखना पड़ रहा है सर, हमें देखना पड़ रहा है ओवरऑल क्या होने लग रहा है यहाँ पे, हम डॉलर की मांग ज्यादा करेंगे, डॉलर की मांग ज्यादा करेंगे तो ऑलरेडी हम लॉस में जाएंगे। हालांकि इनकी जो रिफाइनरी है वो प्रॉफिट में है, इनकी जो रिफाइनरीज है वो प्रॉफिट में, देखोगे रेवेन्यू इसकी 23% से बढ़ी है बीपी की। और अगर यहाँ बात करोगे आप तो इसकी भी जो है एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है उसकी भी 21% से बढ़ी है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इवन दैट जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से काफी नुकसान हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग हम 2007 से कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। 2003 में जो है प्रोपल्शन आ गया था, उसके बाद हमने 5 इथेनॉल 5%, 10%, 15% और 20% हमने अभी चालू किया है, ठीक है। तो ये बेंचमार्क अपन ने क्या किया है सर, इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी मतलब यही है सर कि जितना हम इथेनॉल इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द शुगर केन प्रोडक्शन, हम गन्ने के उत्पादन से जो इथेनॉल गन्ने से ही बन रहा है, तो वो तो हमारे देश में पर्याप्त हो रहा है। अगर हम उसको जितना ज्यादा ब्लेंड कर पाएंगे, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिस कि हम इसको जितना इफेक्टिवली जो है ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में, हमारा जो तेल के जो आयात है उसको हम उतना ही कम कर पाएंगे, डॉलर से हम उतना ही बच पाएंगे और रुपया उतना ही मजबूत हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप ओवरऑल देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, तो यहां देख सकते हो आप नेट एफडीआई नेगेटिव इन में ऑन, ठीक है, कितना है $74 मिलियन एक्सेस आउटफ्लो। मतलब कि क्या हो रहा है सर, हमारे देश के अंदर इनफ्लो तो जो है क्या हो रहा है वो कम हो गया है, मतलब जो विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है वो तो हमारे पास कम हो गई है, लेकिन यहां से जो पैसा है वो सबसे ज्यादा बाहर जा रहा है। खास करके आउटफ्लो हमारे पास सबसे ज्यादा कहां जाता है बच्चों, यूएस जा रहा है, यूएसए, ठीक है, नीदरलैंड्स, और एक और थर्ड चीज है जिसका नाम है केमन आइलैंड्स। केमन आइलैंड्स, यहां सबसे ज्यादा पैसा हमारा आउटफ्लो हो रहा है। और अगर मैं बात करूं बच्चों इनफ्लो की, तो इनफ्लो के बारे में भी देख सकते हो आप कि टोटल यहां पे इनफ्लोज के अंदर देखो सबसे ज्यादा पैसा जो आता है हमारे पास सर जापान, सिंगापुर और मॉरिशस से आता है। सबसे ज्यादा एफडीआई विप्रेशन वगैरह है जो हमको कहां से मिलता है, मॉरिशस से मिलता है, सिंगापुर से मिलता है और जापान से मिलता है, जिसके अंदर जो है इन तीनों कंट्रियों से 74% हमारे पास पैसा आता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इन तीन कंट्रियों से आता है, जिससे ज्यादा सर्विसेज हमारे को सबसे ज्यादा देती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद रिटेल, होलसेल ट्रेड और कंप्यूटर सर्विस के अंदर। अगर आउटफ्लो की बात करूं तो देखिए यहां पे दिया हुआ आपको टुवर्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यूएस, मतलब उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, केमन आइलैंड्स और नीदरलैंड्स, ठीक है। और इसके अंदर हम फाइनेंशियल सेक्टर है, इंश्योरेंस है, बिजनेस सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, अकाउंटिंग है, ठीक है। ये सारी चीजें कितनी है, 85% से ज्यादा हम इनके ऊपर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस डेटा मिलता कहां से है, आरबीआई से मिलता है, ठीक है। तो आप यहां अंदाजा लगा सकते हो कि सर हमारे पास नेट एफडीआई नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है सर, हमारे पास इनफ्लो तो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, ठीक है। इनफ्लो तो कम है आउटफ्लो ज्यादा है। इसके अलावा हमने देख लिया सर कि क्या हो रहा है, इकोनॉमी उसके बावजूद भी, एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज होने के बावजूद भी क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑल दो जो बढ़ते कच्चे तेल के प्राइसेस उसकी वजह से आप देख सकते हो हमारे जो भारत के, ठीक है, भारत के जो दो हमारे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो संभालती है कंपनीज, ठीक है, उनके अंदर देख सकते हो आप यहाँ पे इसको 4,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है देख सकते हो आप 12,265 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल इसी कारण की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है सर, कि सर रुपया कितना हो रहा है, 28 पैसे जो है फॉल कर गया है। क्लियर है? तो ये हमने अब यहाँ पे चेक कर लिया है। अब मैं अगर आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूं बच्चों, देखिए सारे आर्टिकल वहीं की वहीं कवर है, बस मैंने न्यूज़पेपर के थ्रू आपको ज्यादा बेटर वे में बता दिया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए सवाल तो मैं इस पे भी पूछ लूंगा, ठीक है, कि भारत में, ठीक है, विदेशी मुद्रा का नियमन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? ठीक है, कि कौन से एक्ट से जो है हमारे यहाँ पे जो है फॉरेन करेंसी जो है वो मैनेज की जाती है, ठीक है। विच एक्ट कंट्रोल्स दी फॉरेन करेंसी इन
इंडिया? इसका जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर है? जवाब मैं आपको अगले वीडियो के अंदर दूंगा, तब तक आप ये जरूर बताएंगे आप मेरे को कि इनमें से कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू जो है भारत के अंदर विदेशी मुद्रा, उससे रिलेटेड एक्सचेंज, ये सारी चीजें क्या होती है यहाँ पे मैनेज होती है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। अपन ने एक और इकोनॉमी का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किया है यहाँ पे फिर। क्लियर है? यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे इसके साथ ही अपन जो बच्चों इस आर्टिकल इस क्लास को करते हैं खत्म। इस क्लास के बाद आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।